Student, welcome to another lecture of cell biology. And today I will tell you about membrane. Plasma membrane is also called cell membrane. It is also called plasma membrane, and it is another term which is used cell surface membrane. It is also called cell surface membrane. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम सेल मेम्ब्रेन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लफ्ज भी, प्लाज्मा लीमा भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी जो है वो कह सकते हैं। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो आपकी जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसी के मैंने पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हैं सारे, और उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बुक कह रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो क्या होता है, आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की जो ये आउटर बाउंड्री है, ये प्रोटोप्लाज्म की ये जो आउटर बाउंड्री है, जिसको मैंने ये पर्पल कलर से शो किया है, ये जो आउटर बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की क्या है, बाउंड्री है। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये तमाम लिविंग सेल्स में पाई जाती है। आपको पता है प्लांट जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट के सेल में पाई जाती है, और कुछ प्रोटिस्टाज होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनके सेल में पाई जाती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो यानी बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो मतलब प्लांट का, एनिमल का या फंगल सेल हो। तो ऑल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तमाम सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। अब देखिए मैं यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन अगर मैं कट करता हूँ, यहाँ से मैं एक अगर स्मॉल पोर्शन कट कर लूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यहाँ से जस्ट ये एक स्मॉल पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद इसको मैं बाहर निकाल कर इसकी केमिकल कंपोजिशन देखूं, तो केमिकल कंपोजिशन में इसमें एक तो होता है प्रोटीन। चले मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये है जो है वो प्रोटीन है। तो 60 to 80% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के बाद जो दूसरी चीज होती है इसमें लिपिड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें मैं लिपिड्स भी बना देता हूँ, ये लिपिड्स हैं। ये दूसरी जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है ये क्या है, ये लिपिड्स हैं। प्रोटीन हो गए और ये क्या हो गए, लिपिड्स हो गए। चलें कलर दे देता हूँ, प्रोटीन को मैं रेड कलर दे देता हूँ, प्रोटीन को मैंने ये रेड कलर दे दिया, और लिपिड को मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। तो ये लिपिड को इसका कौन सा कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया। और कुछ क्वांटिटी में, कुछ नंबर्स में, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी लगे होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ लगे होंगे तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और लिपिड्स के साथ लगे होंगे तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो अब हमने जो है ये तो केमिकल कंपोजिशन हो गई, और अभी हमने आगे देखना है कि कितने टाइप के प्रोटीन मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और लिपिड्स कितने टाइप के मौजूद होते हैं। लिपिड्स तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने टाइप के होते हैं। सबसे ज्यादा जो लिपिड यहाँ पर होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो लिपिड मौजूद है वो फॉस्फोलिपिड है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में होता है। प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इट वाज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब इस सेल मेम्ब्रेन को अगर जूम करके इसके अंदर के केमिकल्स देखें, या इसकी हम केमिकल कंपोजिशन देखें, तो इसके अंदर ये केमिकल मौजूद होते हैं। प्रोटीन होता है 60 to 80%, लिपिड होता है 20 to 40%, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मौजूद होती है। तो अब चले देखते हैं कि ये प्रोटीन और लिपिड्स किस तरीके से जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में,
उसकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया और उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था 1972 में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कहता है द मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बना देता हूँ। ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की, ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर में, ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर हो गई और इसके नीचे ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये देखिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, देखें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ईदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। कहता है इसके अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फोलिपिड में, या तो पार्शियली और होली एम्बेडेड। अब ये रेड कलर के जो है ये क्या है? प्रोटीन। तो कहता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल या तो पार्शियली, थोड़े बहुत, ये देखें ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ये लिपिड के अंदर पेनेट्रेट हुआ है, कंप्लीटली लिपिड के अंदर पेनेट्रेट नहीं हुआ। जबकि इसको आप देखें तो ये होली पूरा का पूरा प्रोटीन लिपिड लेयर के अंदर पेनेट्रेट हुआ है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं वो इसके अंदर इस तरीके से जो है वो लगे हुए होते हैं, या तो पार्शियली यानी ऊपर ऊपर लगे होंगे या फिर इसके अंदर पेनेट्रेट हो जाएंगे। और इसके अलावा कहता है कि प्रोटीन आर एम्बेडेड एन इनरेगुलर पैटर्न, यानी प्रोटीन जो इसमें एम्बेडेड होते हैं कोई रेगुलर पैटर्न में एम्बेडेड नहीं होते, ये इररेगुलर पैटर्न में जो है वो एम्बेडेड होते हैं। जस्ट लाइक आइसबर्ग इन सी, जैसे समंदर के अंदर जो है वो, समंदर के पानी पर अगर आप देखो जब बर्फ पिघलती है स्पेशली, तो समंदर के पानी पर जिस तरीके से बर्फ के तोदे जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से जो है वो ये फॉस्फोलिपिड असल में क्या होता है? ये लिपिड फ्लूइड नेचर के होते हैं। फॉस्फोलिपिड की नेचर कैसी होती है? फ्लूइड। और उसके ऊपर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही लगता है जस्ट लाइक आइसबर्ग इन सी। तभी तो इस मॉडल को नाम दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड किसको कह रहे हैं? ये जो फॉस्फोलिपिड है ये फ्लूइड नेचर की होती है, लिक्विड नेचर होती है इसकी, और इस पर जो प्रोटीन रखे हुए होते हैं इनकी स्ट्रक्चर मोजाइक की तरह लगती है, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इस मेम्ब्रेन की अगर हम थिकनेस देखें तो थिकनेस कितनी होती है? 7 नैनोमीटर थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस जो है वो 7 नैनोमीटर है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस लिपिड के बारे में। पहले इस फॉस्फोलिपिड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके आगे उसके बाद फिर प्रोटीन की बात करेंगे। अब देखो मैं यहाँ दोबारा ड्रा कर रहा हूँ ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ये एक फॉस्फोलिपिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की। ऐसे ही मैं एक दूसरी लेयर बना देता हूँ फॉस्फोलिपिड की। ये दो लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। अब देखो ये ऐसे एक सेल है और मैंने इस सेल मेम्ब्रेन के इस चीज को जूम कर रहा हूँ, समझ लें कि आप मैंने इस एरिया को जूम करके बनाया है। तो ये इसमें फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर हैं? 2 लेयर हैं। अच्छा, हमारा जो सेल होता है, हमारे सेल के बाहर जो लिक्विड पड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो मतलब ये कह लें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर ड्रा की है, इसके बाहर भी फ्लूइड है, और वो कौन सा फ्लूइड है? वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? वो है साइटोप्लाज्म, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो अब ये जो फॉस्फोलिपिड की मैंने ये लेयर बनाई है, अगर इसमें से मैं एक फॉस्फोलिपिड निकाल लेता हूँ, यहाँ पर ये एक फॉस्फोलिपिड है ये। अब ये फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाटर लविंग है, इसको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर लविंग है। इस वाले एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स। और नीचे जो दो इसकी, ये जो दो इसके लेग्स नजर आ रहे हैं, या इसको आप टेल कह लो, ये नीचे वाले जो दो टेल हैं ये वाटर लविंग नहीं होते, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। अब आप देखो, क्योंकि ये हेड वाटर लविंग है, तो देखो इस हेड के यहाँ पर भी पानी है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, यहाँ पर भी पानी है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी पानी होता है। तो ये हेड क्या हो गया? ये हाइड्रोफिलिक हो गए, इनको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकी जो ये टेल है ये अंदर की तरफ है,
तो मतलब क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से कहाँ है, ये पानी से दूर है, ये पानी के साथ जो है वो मतलब क्या है, पानी के साथ इतनी अपनी जो है एफिनिटी शो नहीं करती, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया है फॉस्फोलिपिड का। ये मॉलिक्यूल मैंने किसका बनाया है, फॉस्फोलिपिड का। अगर फॉस्फोलिपिड की बात करें तो देखो, हर आपको पता है कि जो ज्यादातर हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं, ज्यादातर जो लिपिड्स होते हैं वो बने हुए होते हैं एक तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के, और उस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या लगे हुए होते हैं, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, और ये मिलकर एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिनको हम ज्यादातर ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में ये ग्लिसरॉल हो, ये ग्लिसरॉल हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गए फैटी एसिड। ये नॉर्मल लिपिड्स हैं। लेकिन एक स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल तो होता है, और 2 फैटी एसिड भी होते हैं, 2 फैटी एसिड भी हैं। लेकिन एक फैटी एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, फॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। अब देखो ये मैंने बनाया है फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में ये जो ऊपर वाले दो ये हैं, ये हिस्से, ये तो इसकी टेल है, ये क्या है, ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये क्या है, ये इसका हेड है। मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई थी ना, यूं ऐसे बना दी थी, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है, और ये कौन सा पार्ट को शो कर रहा है, ये फॉस्फेट पार्ट को शो कर रहा है, और इसकी दो टेल जो है ये मैं शो कर रहा हूँ, और ये क्या है, ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, फोस्फोलिपिड की मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको फोस्फोलिपिड को एक पानी में भी डाल दोगे ना, तो भी ये फोस्फोलिपिड सरफेस पे आके 2 लेयर बना लेगा, एक ऊपर लेयर हो जाएगी और एक नीचे लेयर हो जाएगी। जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कोर के अंदर, क्योंकि वो वाटर लविंग नहीं है, वो पानी से दूर ही भागेगा। तो अब आप देखो, सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली, फोस्फोलिपिड की बात कर ली। इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, इसकी 2 लेयर होती है, लेयर ऊपर हो गई और एक लेयर नीचे हो गई। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कह रहे हैं, और नीचे वाले जो है हाइड्रोफिलिक टेल कह रहे हैं। आई होप यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद कहता है, जैसे आपकी बुक में जो पॉइंट लिखे हैं, मैं पहले मुझे इनको रीड कर लेने दें। द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड पार्ट है उसकी कितनी लेयर है, 2 लेयर है। आप देखें तो यहाँ मैंने 2 लेयर बनाकर दिखा दी है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इन 2 लेयर की वजह से इसको कहते हैं बाय लेयर। कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर of phospholipid which is arranged in such a way that their hydrophobic end face each other। अब देखें ये इस तरीके से अरेंज है कि इनके ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है, इन टेल को मैं कह रहा हूँ ना हाइड्रोफोबिक एंड, ये जो इसकी बेसिकली ये टेल है, इनको मैं हाइड्रोफोबिक एंड कह रहा हूँ। तो हाइड्रोफोबिक एंड आप देखो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये देखो ये सारे हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, while हाइड्रोफिलिक एंड अपेयर ऑन द सरफेस। जबकि इसके जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये कहां पर अपेयर हो रहे हैं, ये सरफेस पे अपेयर हो रहे हैं, ये भी और ये, एक सेल से बाहर वाली सरफेस और एक सेल से अंदर वाली सरफेस। एक सरफेस वो जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड की तरफ है, और दूसरी सरफेस वो जो किस तरफ है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है। इसके अलावा एक और भी लिपिड मौजूद होता है, और उस लिपिड को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। यहाँ बीच में कहीं कहीं एक और लिपिड्स भी मौजूद है, ये जो येलो कलर का मैं शो कर रहा हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड हो गए, एक तो फॉस्फोलिपिड हो गया, और दूसरा जो लिपिड है वो है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये याद रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो तमाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा। अब एक पॉइंट और ये नोट कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, एक पॉइंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से नोट कर लो, और वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। अब देखें ना, इसके आउटर साइड और इनर साइड एक जैसे तो नहीं है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज asymmetrical. Plasma membrane is asymmetrical because their two surface and walls
आर नॉट आइडेंटिकल, इसकी दो सरफेस जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों ऊपर से नीचे देखें प्रोटीन की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, तो इस वजह से ये आइडेंटिकल नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहेंगे कि ये एसिमेट्रिकल है। सही, ये तो हमने बात किसकी कर ली, हमने बात कर ली कौन से वाले पार्ट्स की, हमने बात कर ली लिपिड पार्ट की। तो अब देखो ऐसा करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन सब के फंक्शन को जो है वो वन बाय वन जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इसके लिपिड्स के फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे, फिर प्रोटीन के फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बात मैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंस को बाहर से अंदर आने देती है और सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने देती है। जैसे सेल वॉल होती है वो तो परमिएबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। तो चलें सबसे पहले बात फंक्शन की, जो फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड हैं उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, ऐसे लिख लेते हैं, कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा याद रखिएगा, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं होती, वो हमेशा इस तरीके से फ्लूइड नेचर की होती है, ऐसे मूव भी करती रहती है, और इसकी नेचर क्या होती है, ऐसे फ्लूइड होती है। फ्लूइड नेचर होती है तभी तो कोई चीज बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन को जो फ्लूइड नेचर देता है वो कौन देता है, वो भी लिपिड देता है। ये जो फोस्फोलिपिड होते हैं इनकी अपनी नेचर फ्लूइड होती है, जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल की तरह से ये भी क्या होते हैं, ये भी फ्लूइड नेचर के होते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर आप ऑयल डाल देते हो तो ऑयल ऐसे लेयर बना लेता है ऊपर आकर पानी के ऊपर, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के ऊपर इस फ्लूइड ने जो है लिपिड जो है वो क्या बना लेते हैं, बाहर एक ये लेयर बना लेते हैं। तो इस जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से है, वो जो है वो इन लिपिड्स की वजह से होती है। When the concentration of unsaturated fatty acid in phospholipid became greater, the bilayer became more fluid। अच्छा आप देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि फोस्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड और फोस्फेट होता है। तो आपको पता है कि फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिनके कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिनमें नहीं होते वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर किसी लिपिड में ज्यादा होते हैं, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड किसी लिपिड में ज्यादा होंगे तो वो लिपिड जो है वो सॉलिड होगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर लिपिड में ज्यादा होंगे तो ऐसा लिपिड कैसा होगा, ऐसे लिपिड की जो नेचर होगी वो फ्लूइड होगी। ऐसे लिपिड की नेचर क्या होगी, वो फ्लूइड होगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कौन से वाले लिपिड ज्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड लिपिड ज्यादा होते हैं। और अनसैचुरेटेड लिपिड ज्यादा होने की वजह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर में होती है। हमारे पास जो फैट होती है, चर्बी जो होती है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। हमारे पास जो प्लांट ऑयल होते हैं उनमें कौन से फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड। तभी ऑयल फ्लूइड नेचर में होते हैं और जो चर्बी होती है, फैट जो है वो सॉलिड नेचर में होती है। अच्छा अब कोलेस्ट्रॉल का काम भी यहाँ पर ही देख लो, कोलेस्ट्रॉल का काम भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू स्टेबलाइज लिपिड बाइलेयर, इट आल्सो रेस्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन। इसके अलावा दूसरा काम इसका, कोलेस्ट्रॉल के भी दो काम दिए हैं। दूसरा काम है इसका, ये रेस्ट्रिक्ट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड
आयंस। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो ज्यादातर जो हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखो, जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं वो इस तरह से उनके टेल अरेंज होती है, और जब अनसैचुरेटेड लिपिड्स हमारे पास होते हैं तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड में होती है। और अगर सैचुरेटेड लिपिड्स हो तो वो ऐसे होते हैं, थोड़े से उनकी टेल ऐसे करीब करीब होती है। तो अनसैचुरेटेड होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, सॉलिड। तो अब क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे सर्दियों में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सॉलिड हो जाती है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी आ जाती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी आ जाती है, आपने देखा होगा ना, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं सर्दियों में जम जाते हैं और गर्मियों में फ्लूइड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन भी सर्दियों में थोड़ी सी सॉलिड होती है, और गर्मियों में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी आ जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसके तौर पे काम करता है, बफर के तौर पे भी काम करता है। देखो बफर क्या होता है, अगर कोई चीज टेम्परेचर को न्यूट्रल रखे, ना टेम्परेचर को बढ़ने दे ना कम होने दे, तो वो कांस्टेंट रखे तो वो बफर के तौर पे है। अगर कोई पीएच को कांस्टेंट रखे तो वो भी बफर होता है। तो इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जो है वो कांस्टेंट रखता है, ना उसको बहुत ज्यादा सॉलिड होने देता है, ना उसको बहुत ज्यादा क्या होने देता है, फ्लूइड फॉर्म में होने देता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू स्टेबल लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड बाइलेयर की किसी चीज को फ्लूइडिटी को जो है वो क्या करता है, उसको जो है वो कांस्टेंट रखता है। इसके अलावा कुछ पोलर सब्सटेंस होते हैं या आयोनिक सब्सटेंस की भी एंट्री या उसकी एग्जिट को भी जो है वो क्या करता है, जिट को भी रोकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है, अगर हम इन प्रोटीन को इनकी लोकेशन की बेस पे डिवाइड करें, तो जो फॉस्फोलिपिड के अंदर पेनेट्रेट किए हुए होते हैं तो उनको तो हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो आउटर सरफेस पे सिर्फ लगे हुए होते हैं, पार्शियली जो सरफेस पे लगे, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये तो हमने उसकी लोकेशन की बेस पर हमने प्रोटीन को डिवाइड किया, कि जो अंदर पेनेट्रेट कर गए, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो आउटर साइड पे नजर आ रहे हैं, या बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ये इनको हम क्या कहेंगे, ये वाले जो हैं इनको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन अगर प्रोटीन को उसके फंक्शंस की बेस पे डिवाइड किया जाए, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो फंक्शंस की बेस पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो प्रोटीन होते हैं उनको हम कहते हैं सबसे पहले तो जो है जिन प्रोटीन है उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सबसे पहले जो प्रोटीन है वो प्रोटीन है जो किस चीज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आ जाएंगे, इसमें चैनल प्रोटीन आ जाएंगे, इसमें कैरियर प्रोटीन आ जाएंगे, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो प्रोटीन पंप आ जाएंगे। अब देखें, यहाँ पर मैं फिर एक दफा जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन की। ये क्या हो गए, ये हमारे जो है वो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। बीच में मुझे कुछ प्रोटीन बनाने हैं तो इस वजह से मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। देखो, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो सिंपल नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आराम से बाहर से जो है वो इस लिपिड के इसी बीच में से डिफ्यूज करके सेल के अंदर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से अंदर से जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, वो तो इजिली मूव कर जाते हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, यानी उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अब देखो मैं यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता हूँ, ये एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के बीच में एक रास्ता है जिसके जरिए कोई चीज अंदर की तरफ जाएगी। तो ऐसे प्रोटीन जो सब्सटेंस को एक रास्ता देते हैं जिसके जरिए कोई चीज यहाँ से मूव करके अंदर चली जाती है, या अंदर से कोई चीज जो है वो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से फोस्फोलिपिड से जो है वो क्रॉस नहीं करते। अक्सर सिर्फ वही मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज के होते हैं या जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो आराम से यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, लार्ज साइज के होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो किसकी मदद से मूव करते हैं या किसकी मदद से उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन की मदद से। तो एक तो प्रोटीन वो होता है जिसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। ये मैंने कौन सा प्रोटीन बना दिया, ये मैंने बनाया है चैनल प्रोटीन। मतलब ये रास्ता देते हैं और इस रास्ते के जरिए कोई चीज अंदर जाती है, इसको चैनल प्रोटीन कह देता हूँ। अब एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है। अब कैरियर प्रोटीन जो है वो कोई रास्ता नहीं देता किसी चीज को अंदर ले जाने के लिए। कैरियर प्रोटीन के साथ कोई चीज अटैच हो जाती है। कैरियर प्रोटीन के साथ कोई भी मॉलिक्यूल पहले क्या होता है, अटैच होता है। ऐसे अटैच हो गया, फिर ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, अपनी शेप या अपनी जो है वो शेप चेंज करेगा। इस तरह से जो है वो अपना शेप तो नहीं क्या कह सकते कि अपने रोटेट करेगा, यानी इधर था ना, अब ये मूव करके ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसने रोटेट किया और ऐसे रोटेट किया और ऐसे रोटेट करके इस चीज को कहाँ छोड़ दिया, ये अंदर छोड़ दिया इस चीज को। अब देखो ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ने क्या किया, चीज को इधर अटैच हुई एक मॉलिक्यूल इसके साथ या कोई भी सब्सटेंस, फिर इसने टर्न किया ऐसे और इस चीज को अंदर छोड़ दिया। तो इन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। अच्छा, कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनको हम पंप कहते हैं, प्रोटीन पंप। अगर याद हो तो आपने जो है वो, इसको हम कहेंगे प्रोटीन पंप। कुछ चैनल प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोटीन पंप कहते हैं। जैसे आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, जब आपने जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स पढ़ा था, तो उसमें सोडियम पोटेशियम पंप है। अच्छा, ये जो पंप होते हैं आपको पता है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई चीज बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो बाहर से कोई चीज अब अंदर जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की है, एक तो डिफ्यूजन हो गई। डिफ्यूजन क्या हो गई, सिंपली अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे गुजर गई तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिफ्यूजन हो गई। लेकिन अगर वो चीज किसी कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की मदद से अंदर गई है तो इस डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। अगर वाटर गया है अंदर की तरफ तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए होते हैं, एटीपी चाहिए होते हैं। तो ये जो पोटेशियम पंप जब किसी चीज को ये पोटेशियम पंप या ये सोडियम पंप जो है वो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो ऐसे प्रोटीन को हम स्पेशली क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, पंप का टर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी ये खींच के जो है वो थोड़ी एनर्जी लगाकर जो है वो किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके, एटीपी की एनर्जी यूज कर कर ये चीजों की क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट, ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा किसके बारे में, चैनल प्रोटीन के बारे में। तो देखो मैं बात कर रहा था कि जो प्रोटीन के फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली, हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में मैंने आपको बता दिया चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और प्रोटीन पंप। आप यहाँ पर देख लें, ये चैनल प्रोटीन है जो रास्ता देते हैं जिसके जरिए कोई चीज अंदर जाती है। ये कैरियर प्रोटीन है, अपने साथ अटैच करके किसी चीज को अंदर लेके जाते हैं। और ये पंप है, प्रोटीन पंप, जो कि एनर्जी यूज कर कर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब दूसरे जो टाइप के प्रोटीन हैं, इसकी अगर हम फंक्शन की बेस पे बात करें तो दूसरे प्रोटीन को हम कह रहे हैं एंजाइम्स। सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसका काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं। तो सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव एंजाइम फंक्शन एज कैटालिस्ट। किसके तौर पे काम करते हैं ये, कैटालिस्ट के तौर पे। जैसे एडिनिलेट साइक्लेस which convert ATP
टू साइक्लिक AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि कुछ प्रोटीन जो हैं वो किसके तौर पे काम करते हैं, एंजाइम्स के तौर पे भी काम करते हैं। जैसे ये एंजाइम, जब किसी रिसेप्टर के साथ कोई हार्मोन आकर अटैच होता है, स्पेशली प्रोटीन वाले जो हार्मोन होते हैं, तो ये जो एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम है जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, ये एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फंक्शन आप इसके उस वक्त पढ़ेंगे जब आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और उस एंजाइम का जो आपकी बुक में नाम दिया हुआ है वो है एडिनिलेट साइक्लेज, और इसका काम क्या होता है, ये एटीपी को एडिनोसिन मोनो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तीसरा फंक्शन देखो, तीसरा ये एंजाइम जो है, कुछ एंजाइम जो है वो रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं, कुछ एंजाइम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी काम करते हैं। देखो रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं, जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये एक टी सेल है, हमारे टी सेल्स के ऊपर HIV का वायरस अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, कि हमारे टी सेल के ऊपर एक प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं जिसे कहते हैं CD4 रिसेप्टर। तो वो भी सेल मेम्ब्रेन पर ही मौजूद होते हैं रिसेप्टर, जिस पर जो है ये HIV का वायरस आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप रिसेप्टर की बात करें तो आपकी बुक कहती है सम प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। Each type of receptor has a specific shape. The binding of molecule on a receptor can bring about an intercellular response. For example, hormone circulate in blood but bind to specific target cell with specific receptor. अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, ये एक इंसुलिन का हार्मोन है। ये क्या है, ये इंसुलिन का हार्मोन है, ये हमारे ब्लड में घूम रहा होता है। अब हमारे ब्लड में इंसुलिन का जो हार्मोन है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो हैं लिवर सेल पर। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, ये लिवर सेल पे मौजूद है इंसुलिन के। अब आप देखें इनकी इसकी शेप, इस रिसेप्टर की जो शेप है वो इस इंसुलिन के मॉलिक्यूल की इससे शेप से रिजेंबल करती है कि आराम से ये इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इसको जो रिसीव किया, इस सिग्नल को, जो इंसुलिन का जो सिग्नल है इसको ये रिसीव करेगा, ये रिसेप्टर, और फिर अंदर जो है वो इसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इसके बाद होगा। तो मतलब मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ क्या लगे हुए होते हैं, रिसेप्टर, जो मुख्तलिफ सिग्नल्स या मुख्तलिफ हार्मोन को रिसीव करते हैं। तो ये रिसेप्टर भी बेसिकली क्या होते हैं, ये रिसेप्टर भी बेसिकली जो है वो प्रोटीन ही होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो काम है वो है एंटीजन। और एंटीजन बेसिकली क्या है, सम प्रोटीन आर एंटीजन विच एनेबल द सेल टू रिकॉग्नाइज अदर सेल। फॉर एग्जांपल द फॉरेन एंटीजन कैन रिकॉग्नाइज एंड अटैक बाय इम्यून सिस्टम। तो देखो एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं, इसको आप सेल सरफेस मार्कर भी कह सकते हैं, सेल सरफेस। चलें सरफेस, ये देखो मिसाल के तौर पे मैं ऐसे मिसाल आपको देता हूँ, ये मेरे बॉडी का सेल है। तो ये मेरे बॉडी के सेल्स के ऊपर मेरे नाम के, यानी जैसे शबाब अगर मेरा नाम है, से फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये मेरे नाम का ये टैग लगा हुआ है। तो ये मेरे नाम का जो टैग है ये एंटीजन है। अब मेरे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, मेरे WBC जब बॉडी में मूव कर रहे होंगे, तो वो देखेंगे जिसके ऊपर ये शबाब नाम का टैग लगा हुआ है, एंटीजन लगा हुआ है, वो उसको छोड़ देंगे। ये सिर्फ जो है वो शबाब नाम का जो टैग लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, उसको तो ये छोड़ देंगे। बाकी जो अगर बाहर से कोई आ जाएगा, मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी में कोई स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये बैक्टीरिया आ गया, तो इसके ऊपर जो है वो एंटीजन अलहदा लगी हुई होगी, तो वो समझ जाएंगे कि ये बाहर का सेल है या ये अपना सेल है। तो हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन लगे हुए होते हैं, जिससे हमारे अपने जो WBCs होते हैं उनको पहचानने में आसानी होती है कि ये हमारा अपना सेल है या ये बाहर का सेल है। सो इट वाज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे भी काम करते हैं, प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं, प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं। अच्छा, अब एक और बात सुन लो, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं,
जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ लगे हुए हैं इसकी चेन, तो इन कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ लगे हुए होंगे तो इनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब देख लेते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ कि फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये सरफेस मार्कर के तौर पर काम करते हैं। एंटीजन तो बेसिकली एक तरीके का आपका जो है नेम टैग है, लेकिन सरफेस मार्कर के तौर पे जो काम करते हैं वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो इसका काम क्या कह रहा है, एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये मेरे से फॉर एग्जांपल ये मेरे लिवर के सेल्स हैं, ये मेरे किडनी के सेल हैं, ये मेरे मसल्स के सेल हैं। अब देखो अगर मैं इन सेल्स को सबको मिला दूं तो जो लिवर के सेल हैं वो लिवर के साथ अटैच हो जाएंगे, किडनी के सेल जो है वो किडनी के सेल के साथ कपलिंग करेंगे, मसल के सेल मसल के सेल के साथ कपलिंग करेंगे। तो मतलब ये एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानेगा, एक सेल दूसरे सेल को अपने ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए पहचानेगा। मतलब इनके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए होते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये सरफेस मार्कर का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रही है आपकी बुक, mostly glycolipids and glycoprotein act as cell surface marker. They are involved in cell to cell recognition. यानी ये किसमें हेल्प करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। देखो इस हमारे लिवर के सेल ने आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया, किडनी के सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया, मसल्स के सेल ने रिकॉग्नाइज किया। इनको रिकॉग्नाइज करने में किसने हेल्प की, इनमें रिकॉग्नाइज करने में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ने हेल्प की। एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर, यानी एक जैसे सेल्स को जो है वो स्टिक कर लेते हैं, टिश्यू बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो वो एक जैसे सेल एक दूसरे से कंबाइन किसके के जरिए होते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इन्हें स्टिक होने में या कंबाइन होने में, एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखो बात क्या कर ली हमने, हमने बात की कि यहाँ पर जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने लिपिड्स का फंक्शन आपको बता दिया। लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन को, स्पेशली जो फोस्फोलिपिड होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर देता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखने में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। फिर हमने फंक्शन पढ़ा प्रोटीन का, तो मैंने आपको प्रोटीन डिफरेंट टाइप के बता दिए। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, कुछ रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, और कुछ जो है वो किसके तौर पे काम करते हैं, कुछ जो है वो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। फिर इन ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन भी बता दिया कि ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी regulation of cell interaction with its environment by plasma membrane। एक और चीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, लास्ट जो है ये टॉपिक है सिर्फ, रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन with its environment by प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अब सेल के बाहर ये सेल की क्या है, इन्वायरमेंट है। सेल के ये बाहर की इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है सेल की, और ये क्या है, ये है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर
टू ऑब्टेन, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होती क्यों है, यानी बाहर से कोई चीज अंदर क्यों आएगी, ट्रांसपोर्ट बाहर से कोई चीज अंदर क्यों आती है या अंदर से कोई चीज बाहर क्यों जाती है। पहली जो चीज है वो है ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जो फूड चाहिए होता है, वो फूड जो है वो किसके जरिए अंदर जाता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही जरिए अंदर जाता है। टू एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस, जो वेस्ट सब्सटेंस सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो सेल से जो बाहर निकलता है, वो भी किसके जरिए होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही एक्सक्रीट होता है। सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंस, सेल से बार दफा यूजफुल सब्सटेंस भी तो सीक्रेट होते हैं, जैसे हमारे ग्लैंडुलर सेल से, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं उनसे हार्मोन्स या पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं। तो ये तो यूजफुल सब्सटेंस है। तो यूजफुल सब्सटेंस को भी सीक्रेट करने के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल होती है, सेल मेम्ब्रेन से ही सीक्रेट होते हैं। जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी, यानी मस्कुलर एक्टिविटी या नर्वस एक्टिविटी के लिए कुछ आयंस चाहिए होते हैं, और वो आयंस भी जैसे मस्कुलर एक्टिविटी कैल्शियम चाहिए होता है, या जो नर्वस एक्टिविटी होती है उसके लिए सोडियम सोडियम और पोटेशियम पंप के चैनल्स होते हैं। तो वो चीजें भी जो मूव इन और आउट करती हैं, वो भी किसके जरिए करती हैं, वो भी सेल मेम्ब्रेन के जरिए करती हैं। मेंटेन अ सुटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन, सुटेबल पीएच को भी मेंटेन करता है ना। अगर बहुत ज्यादा पीएच होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, तो उसको इन और आउट कर कर सेल की पीएच को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, इसमें से जो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पढ़ लिए हैं, ये आपकी बायोलॉजी की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, इससे मैंने इन पॉइंट्स को लिया था।